सर मॉरल जो क्राइम है, जो मॉरल डिक्लाइन है, उससे अगर हम फाइनेंशियल साइड पे आ जाएं, आज ही के दिन में नेशनल असेंबली में हुकूमत ने फैटफ लेजिस्लेशन पे दोबारा से बिल टेबल कर रहे हैं। आपने जॉइंट सेशन की भी बात की है, आपने ये भी कहा है इससे पहले टेलीविज़न इंटरव्यूज़ में, ब्रीफिंग्स में आपने कहा है कि ऑपोजिशन आपको फैटफ लेजिस्लेशन पे नैब के हवाले से ब्लैकमेल कर रही है। ऑपोजिशन क्या चाहती? ऑपोजिशन तो पहले दिन से एक ही चीज़ चाहती है कि किसी ना किसी तरह हम प्रेशर में आके इनके करप्शन केसेस से इनको निकाल दें, बस ये चाहती है। जब उन्होंने सेनेट में आपका बिल पास नहीं होने दिया, अब आपको कैसे उम्मीद है कि आप पास करवा लेंगे? देखें, पहले तो ये वाज़े फिर से हो जाए ना कि इन्होंने हर वक्त, इन्होंने बजाय कौम का सोचने के लिए इन्होंने हर जगह ब्लैकमेल किया है। और इन्होंने जब मौलाना फजल रहमान ये अपना कंटेनर ले आए थे, ये सब उसके ऊपर सवार हो गए थे। किसी को ये नहीं पता था कि इस्लाम बचा रहे हैं या महंगाई है या जो भी है, सब एक ही पॉइंट था कि किस तरह या गवर्नमेंट चली जाए या इमरान खान चला जाए। उनका मकसद ये है कि इतना प्रेशर डालो गवर्नमेंट पे, जिस तरह मुशर्रफ पर डाला था, जिस तरह उसने 2 NRO दिए थे जिन्होंने इस मुल्क की तबाही की है, उन 2 NRO से 4 गुना ज़्यादा कर्जा बढ़ा है। और जो मुल्क के ऊपर जो जिस तरह लूट मार हुई है उन 10 सालों में, वो इसलिए हुई कि जब एहतसाब आप ख़त्म कर देते हैं तो मुल्क तो गया। इसलिए मैंने तो किसी सूरत इस पे एग्री नहीं करना, ना मैंने कभी मानना है ये NRO के ऊपर। अब ये इन्होंने पहले कोविड के ऊपर भी इन्होंने पूरी कोशिश की, वो शहबाज शरीफ भागा आया, वो मुंह पे लगा के कंप्यूटर सामने, नहीं तो उसके ऊपर जो केसेस हैं वो तो बच ही नहीं ना सकता, बाकी तो शायद निकल जाए। उसका तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि किस तरह इसने पैसा चोरी किया। तो वो भागा आया, उसने नहीं आना था वापस, क्योंकि जिस तरह नवाज शरीफ ने नहीं आना वापस और कोशिश करेगा ना आने की। तो जब हम वहाँ से, नहीं, आपको उम्मीद है कि वापस नहीं आएंगे वो, तो फिर आपकी हुकूमत इतनी कोशिश भी कर रही है उनको लाने के लिए? हम कोशिश तो पूरी करेंगे, हम तो हर उसके ऊपर जाएंगे, लेकिन हमारे तो हाथ बंधे हुए थे। जब हमें वो गए हैं यहाँ से, आपको पता है क्या सिचुएशन बन गया कि जी वो गवर्नमेंट ज़िम्मेदार होगी अगर उससे कुछ हो गया। और फिर वो सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं जी कि वो पता नहीं आज बचता है कल जाता है, यानी तो खैर वो हो गया। तो बेसिकली कोविड के ऊपर उन्होंने सोचा कि विन विन था ना, अगर लॉकडाउन करते हैं तो इकॉनमी बैठ जाती है, तब इमरान खान जिम्मेदार है। अगर लॉकडाउन नहीं करते, कोरोना से मरने शुरू हो जाते, फिर मैं जिम्मेदार हूँ। तो ये तो सारे बड़े 2 महीने तो उन्होंने बड़ी खुशियाँ बनाई। जब इनको मुसीबत पड़ गई, अब दुनिया कह रही है कि सबसे बेहतर पाकिस्तान ने खेला है, अब इनको ये मिल गया फैटफ का। ठीक, फैटफ में इनको सारे पाकिस्तानियों को पता होना चाहिए कि अगर हम फैटफ में ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं तो वही पाकिस्तान का हाल होगा अगर हम डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। हमारे पर सैंक्शंस लग जाएंगी, हमारा सारा प्रेशर पड़ेगा रुपए के ऊपर, और रुपया जब गिरेगा तो इकॉनमी बैठ जाएगी, और इकॉनमी बड़ी गरीब। तो इन्होंने ये सोचा हुआ है कि इसका ब्लैकमेल करें, क्योंकि ये फैटफ के ऊपर तो ये मान ही जाएगा। किसी सूरत में नहीं मानने लगा, हमें ये जो मर्ज़ी कर लें। जिस दिन हमने इनको मान गए, जिन्होंने, और क्या कहते जी हम NRO नहीं मांग रहे। आप वो जो इनका डॉक्यूमेंट इन्होंने दिए हैं वो अगर पढ़ लें, 38 जो नैब की शिकें हैं उसमें से 34 कहते हैं उनको चेंज कर दो। इनके 10 साल में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा इनको, क्योंकि उन्होंने अपना नैब का हेड रख के वो इनकी केसेस बंद कर रहा था। अब इनको मुश्किल पड़ गई है कि इनके जो केसेस हैं वो हम तो नहीं बंद करने लगे, इसलिए ये ब्लैकमेल की टैक्टिक्स हैं। मैं ये देखूंगा, देखें कौम के सामने होगा कि क्या ये कौम के साथ खड़े होते हैं या अपने लीडर्स की चोरी बचाने के लिए उनके साथ खड़े होते हैं। प्राइम मिनिस्टर, मुझे एक ब्रेक लेनी दीजिए। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के साथ। एक ब्रेक के बाद डिस्कशन को इसी पॉइंट से कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं मौजूद हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के साथ, और डिस्कशन को इसी पॉइंट से कंटिन्यू करते हैं। यह एक बड़ी दिलचस्प किस्म की कैच सिचुएशन है कि आप बारहा ये कहते हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा, मेरी हुकूमत चली जाए, मैं एहतसाब पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, और करप्शन पाकिस्तान के लिए तबाह कौन है। दूसरी तरफ ये है कि आप ये भी कहते हैं, आप कहते हैं मैं NRO नहीं दूंगा, लेकिन आप और आपके सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स ये कहते हैं कि नैब इंडिपेंडेंट है, नैब की टीम को, चेयरमैन नैब को हमने नहीं लगाया, ये केसेस पुराने हैं। तीसरी चीज़ है कि आप दें NRO या ना दें, ये छोटी छोटी रोज़ ही इनको NROs मिल रही हैं, कहीं बेल हो रही है, केसेस ख़त्म हो रहे हैं, नैब अरेस्ट कर लेता है,
नैब को किसी मुझे बड़े सीनियर सिविल सर्वेंट ने कहा कि नैब पाकिस्तान का सबसे बड़ा लॉन्ड्री है, लॉन्ड्रोमैट है। वहाँ कुछ हफ्ते महीने लोग बंद रहते हैं, रेफरेंसेस फाइल नहीं होते या कमज़ोर रहते हैं, लोग वहाँ से निकल आते हैं, फिर वो टीवी पे आके कहते हैं कि धेले की करप्शन जो है वो साबित नहीं हुई। तो आप तो कह रहे हैं कि मैं नहीं दूंगा, एनआरओ एहतसाब नहीं पीछे, और वो सब सुरखरू होके साफ होके बाहर आ रहे हैं। ये सिचुएशन पे आपका क्या कमेंट? देखिए मोहित, ऐसा है कि सारे इनके केसेस पुराने हैं और ये केसेस इन्हीं के दौर के बने हुए थे। इन दोनों के आपस में इन्होंने इनके दौर में केसेस बनाए हुए थे, वो आगे नहीं बढ़ने देते थे क्योंकि नैब इनके कंट्रोल में थी। वो बैलेंस ऑफ टेरर था ना। तुमने हमारे केस, क्योंकि इन्होंने पहले जो 9 साल इनकी जो थी ना गवर्नमेंट्स, जो 99 तक 89 से वो जो 11 साल थी, उस टाइम पे इन्होंने वो कहते थे तुम करप्ट हो, वो कहते थे तुम करप्ट हो। जरदारी को तो नवाज शरीफ ने जेल में डाला था। हुदैबा पेपर मिल का केस तो ये पीपल्स पार्टी ने बनाया था इनके अगेंस्ट, केसेस तो इन्होंने बनाए हुए थे। इन्होंने जब दूसरी बारी बाहर रह के आए तो इन्होंने आपस में इकट्ठे हो गए। इन्होंने कहा कि देखो, क्यों हम एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, पैसे तो हम दोनों ने बनाने हैं, अपना नैब का हेड सेलेक्ट कर लो, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर वो कर दो। और इन्होंने जिस तरह दोनों हाथों से 10 साल में पाकिस्तान को लूटा है, यानी आज अगर हम जितना भी टैक्स इकट्ठा किया है आधा चला जाता है इनके लिए हुए कर्जों की किस्तों पे। और ये क्या, ये 4 गुना ज़्यादा कर्जा बनाए, क्या पाकिस्तान में हुआ है? हम आपको दिखाएंगे कि जो मेगा प्रोजेक्ट्स हम अब करने जा रहे हैं वो ट्रांसफॉर्मेशनल है। इन्होंने कौन सा मेगा प्रोजेक्ट बनाया? छोटी छोटी सड़कें बना दी। आपका इशारा मेन रेलवे लाइन 1 की तरफ है। ML1 पहली दफ़ा पाकिस्तान में एक मॉडर्न रेलवे बनेगा। यहाँ तो कोई रेलवे बना ही नहीं है। वो कार्गो के लिए भी, यानी जो वो इकोनॉमी को उठाएगा, क्योंकि असल जो कार्गो है वो तो रेलवे पर ट्रैवल करती है। हमारे तो रेलवे इन्होंने तबाह करके रख दिया, सड़कें तबाह हो जाती है सारी सड़क। बहरहाल वो और ML1, बादशाह डैम, ममान डैम हमारे ज़माने में शुरू हुए। 2 नए शहर जो रावी सिटी है और जो बंडल आइलैंड कराची, ये 2 बिल्कुल नए शहर बन रहे हैं, मॉडर्न सिटीज़ बन रही हैं। इन्होंने क्या किया? पॉइंट मेरा कहने का ये है कि इन्होंने 10 साल में कर्जे हमारे पर चढ़ा दिए। आधा हमारा जितना पैसा इकट्ठा करते हैं टैक्स रेवेन्यू वो चला जाता है इनके लिए हुए कर्जों की किस्तें अदा करने पे। और उसके बाद ये कह रहे हैं हमें कि नहीं जी हमारी, आप पीछे हट जाए, ये जो नैब को ख़त्म कर दें, फिर ठीक है आराम से इमरान खान हुकूमत करे जिस तरह इन दोनों ने 10 साल की थी। अब इनको फिक्र पहले दिन से है कि गवर्नमेंट गिरा दो, आज गिरा दो, कल गिरा दो, परसों। इनके 10 साल में जब 4 गुना ज़्यादा कर्जा चढ़ रहा था, तब क्यों नहीं इन्होंने कहा गवर्नमेंट को गिरा दो? तब तो ये गवर्नमेंट को बचाने पे लगे हुए। आप रावी फ्रंट सिटी की बात कर रहे हैं और बंडल आइलैंड की बात कर रहे हैं, लेकिन बिजनेसमैन बहुत से महसूस करते हैं कि बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। 2013 से पहले मौजूद था रावी का प्रोजेक्ट, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने इम्प्रैक्टिकल समझ के इस पर अमल नहीं किया। और बंडल आइलैंड भी समंदर के दरमियान होगा, कोस्टल डेवलप कर लें, कश्तियों में बैठ के वहाँ कौन जाएगा? शायद ये कोई एक फीसिबल नहीं होगा, दिखने में अट्रैक्टिव लगता है। देखिए, पहले तो ये पुराने प्रोजेक्ट्स हैं दोनों, हमने तो नहीं नए देखे। मेरा मकसद क्या था? मेरा सबसे बड़ा मकसद ये था कि हमारे शहर फैलते जा रहे हैं, बिल्कुल अनप्लान्ड सेटलमेंट है। इनको ना हम सीवरेज दे सकते हैं, ना इनको हम सही माने में बिजली दे सकते हैं, ना गंदगी उठा सकते हैं, ना कचरा उठा सकते हैं। और फैलने से फूड सिक्योरिटी हमारी इम्पैक्ट हो रही है। आगे पाकिस्तान को प्रॉब्लम आना है, फूड सिक्योरिटी, हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, हमारी ज़मीन अगर कम होती जाएगी काश्तकारी के लिए, तो आखिर में तो लोग यहाँ तो इस बार यहाँ में गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। लिहाजा हमने बैठ के पहले तो सारे शहरों को मैंने कहा कि अपने मास्टर प्लान बनाओ, मास्टर प्लान के रिंग फेंस करें कि इसके बाद शहर नहीं जा सकता, ताकि शहर ऊपर जाएं जो सारी दुनिया में जाते हैं, मॉडर्न सिटीज़ की तरफ जाएं। पहले ये जो दोनों हम शहर बना रहे हैं ये मॉडर्न सिटीज़ बन रही हैं, ये लेटेस्ट सिटी होंगी जाके दुनिया में। जो रावी प्रोजेक्ट है वो सिर्फ यही नहीं कि वो लाहौर को बचाने के लिए, क्योंकि लाहौर ने वैसे ही वहाँ पहुँच जाना है जिधर ये रावी सिटी बने, लाहौर तो वैसे ही फैलता जा रहा है। पहले तो लाहौर को बचाना है कि एक प्लान्ड सेटलमेंट हो, ठीक। सेकेंडली लाहौर में पानी बड़ी तेज़ी से नीचे जा रहा है, ठीक। और जो रावी है वो सुकड़ के एक सीवरेज का नाला बन चुका है, ठीक। रावी को बचाने के लिए, लाहौर के वाटर सप्लाई को ऊपर उठाने के लिए ये एक बड़ा एम्बिशियस प्लान है। लेकिन मोहित, मेरे से तो लोग बड़े प्लान्स एक्सपेक्ट करते हैं। मैं तो ये छोटे प्लान्स में मानता ही नहीं। मैं तो सोच रहा था कि हम कोई ऐसे प्लान बनाए जिसमें सबसे बड़ी चीज़ रोज़गार मिले।
नंबर 2 हमारी इंडस्ट्री चलनी शुरू हो। जब कंस्ट्रक्शन शुरू होती है तो 30 और इंडस्ट्री साथ चलनी शुरू हो जाती हैं, उसमें हमारी वेल्थ क्रिएशन हो। जब तक मुल्क में हम अपने दौलत नहीं बढ़ाएंगे, वेल्थ क्रिएट नहीं करेंगे, हम कर्जे वापस कैसे करेंगे? कर्जे, सुनो ना, हमारे ऊपर अब कर्जे इतने चढ़े हुए हैं, इन्होंने चढ़ा दिए हैं, आधा पैसा तो रेवेन्यू उधर चला जाता है। तो जब तक एक ग्रोथ रेट नहीं बढ़ेगी, वेल्थ क्रिएट नहीं होगी, हम कर्जे कैसे वापस करेंगे?